हाय गाइस, गुड इवनिंग। चलो कल हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही शानदार और बढ़िया से चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 1 था वो। काफी हम लोग अच्छा डिस्कशन कर रहे थे उसके ऊपर। हेलो एवरीवन। यस सर। और उसमें कुछ ऐसा हम लोग ने बातचीत करी थी और सारे चार्ट्स वार्ट्स भी बना लिए थे हमने। स्कोप वाला चार्ट बना लिया था क्या हमने? क्या बनाना बाकी था? स्कोप वाला बाकी था। ओके, वो बना लेंगे आज। और उसके अलावा सारे जो चार्ट्स थे वो बना लिए थे हमने। बराबर है एकदम? यस। तो आज हम लोग क्या करेंगे? पहले आदत से मजबूर। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से इसको, और वो रिवीजन होने के बाद फिर आज की पढ़ाई करेंगे। और आज हमारा पूरा फोकस होगा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करें, उसकी अच्छी खासी रिवीजन भी करें, और चैप्टर नंबर जो अगला नेक्स्ट होगा वो भी हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, या एटलीस्ट उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट? सो ऐसे 11 में के फिर अपना एक चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, एंड देन 10 मोर टू गो। सही है एकदम? यस सर, बहुत बढ़िया। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो बात कर रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। प्लीज एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। जो बात हो रहा है अबाउट व्हाट नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है? सो नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. Correct है एकदम? Yes sir. अब अपन आगे बढ़ते हैं ऐसे नंबर 200 के हिसाब से। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट? तो सबसे पहले वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट, बिना बुक में देख के ट्राई करो बस। वी हैव टू ऑब्टेन व्हाट? रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। बराबर है कि नहीं? एंड बोलो क्या है? द फाइनेंशियल statements are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. नंबर 2 पॉइंट हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके अंदर वी हैव टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट एज पर दी एसेस, बराबर, एंड ऑडिटर्स फाइंडिंग। क्या ये जम गया क्या आपको? यस सर। तो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया, जो किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। अब ये रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट करेंगे, तो ये किसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे? तो हम लोग ये कम्युनिकेट करेंगे टू इंटेंडेड यूजर्स। तो अब इंटेंडेड यूजर्स की अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक जो हमें पैसा देंगे, जो हमसे पैसा लेंगे, जो हमें स्ट्रेस देंगे। बराबर है कि नहीं? सो पैसा किन से आने वाला है अपने को? इन्वेस्टर से आएगा, शेयर होल्डर से आएगा, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बराबर है एकदम? यस सर। और पैसा किसे देना है? गवर्नमेंट को। और अपने को तकलीफ कौन देने वाला है? बोलो बोलो बोलो। ट्रेड यूनियन एंड इंश्योरेंस कंपनीज। अब ये यूजर्स है। अब बात करेंगे इनके यूज के बारे में। बोलो यस और नो। तो इनके यूज के बारे में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो नंबर 1, इन्वेस्टर किसके लिए? टू इन्वेस्ट, बराबर। शेयर होल्डर टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू लेंड द मनी, बराबर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट गवर्नमेंट, तो कलेक्ट टैक्सेस। उसके बाद ट्रेड यूनियन, नेगोशिएट वेजेस, एंड लास्ट में हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंश्योरेंस कंपनी टू सेटलमेंट ऑफ व्हाट? क्लेम्स। काफी आसान लग रहा है अपने को? यस सर। तो हमने देखा कि ये चीजें यूजर्स के लिए काफी काम में आ रही है। करेक्ट है? तो इसीलिए हमने कहा कि बॉस दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना? यस सर। सो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी। तो इसके लिए हमने क्या क्या बातें देखनी चाहिए? सबसे पहले
वेरी गुड. द अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज. वापस एक बार बोलेंगे. द अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहना है? द एंट्रीज शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. करेक्ट है एकदम. एंड फिर उसमें क्या बोल रहा है? नन ऑफ द एंट्री शुड बी omitted. तो account should be prepared based on entries. Entry should be supported by evidence and no entry should be what? Omitted. फिर उसके बाद उस accounts में क्या है? Information. वो information कैसी होनी चाहिए? Clear and unambiguous. कुछ याद आ रहा है आपको? ये घर जाके पढ़ाई करी थी आपने? हाँ, वेरी गुड. सो इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. एंड लास्ट में वो amounts कैसे होने चाहिए? Amount should be what? It should be properly disclosed, described and classified. बोलो वापस एक बार. It should be properly disclosed, described and classified. And last में it should give what? True and fair view about what? The operational results and assets and liabilities. तो अब आपको याद आया कि हमने उसके ऊपर बैलेंस शीट एंड P&L ऐसा लिखा था अपन ने. यस सर. तो इसी के साथ ये क्वेश्चन अपना खत्म हो जाता है. वो क्वेश्चन कौन सा है? क्या कर रहा तू? लड़कियों को छेड़ रहा तू? अच्छा ठीक है. कोई नहीं, डर गया. ठीक है. तो यहां से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्या? बोलो आया ना? यस सर. चलो एवरीवन, अब ये सब तो अपने को ध्यान में रखना है. कंसंट्रेट करो. अब हम लोग बात करेंगे. अपना जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी स्कोप ऑफ ऑडिट. कुछ याद आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन पढ़े थे जाते जाते, इसी के बारे में बात कर रहे थे. सो व्हाट इज द, बिना बुक में देख के बोलो, बहुत अच्छा बोलोगे आप लोग. व्हाट इज इंक्लूडेड इन दी स्कोप ऑफ ऑडिट? बोल सकते हैं क्या? नंबर 1, कवर ऑल एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट है एकदम. यस सर. So we will cover all aspects relevant to financial statements. अभी इन aspects में क्या है? Information. वो information कैसी होनी चाहिए? Reliable and sufficient and it should be properly disclosed. वापस एक बार बोलो. Information should be reliable and sufficient and it should be properly disclosed. Correct है एकदम. Very good. अब जब हम लोग कहते हैं कि इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट, तो बेटा ये कैसे एस्टैब्लिश करें कि इट इज रिलायबल एंड सफिशिएंट? सो द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दी अंडरलाइनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट. बोलो यस और नो. एंड वी विल डू व्हाट? स्टडी. पहले क्या लिखना है? स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ कौन से 2 चीजों के बारे में? अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. देखो ये सब डिस्कशन याद आता है कि हाँ अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में बात हुई थी, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑल्सो कैरी आउट व्हाट? टेस्ट, इंक्वायरीज एंड अदर प्रोसीजर्स. करेक्ट है एकदम. यस. तो ये किसके बारे में बात हो गई? रिलायबल एंड सफिशिएंट. शैल वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? वेरी गुड. अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड. सो वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाट? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स. बराबर है. वी ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट व्हाट? द जजमेंट बाय मैनेजमेंट, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. करेक्ट है एकदम. यस. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कहते हैं? द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसीज. क्योंकि प्रॉपर द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑन पीरियड बेसिस, ये भी अपने को देखना बहुत जरूरी है. करेक्ट है एकदम. यस. और यहीं तक हम लोग ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था. क्लियर है? क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर. यही आपको ध्यान में रखना है जो मैं बता रहा हूं कि रोज जब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, अभी जैसे हम लोग कंटेंट पढ़ते जाएंगे, बहुत सारा कंटेंट ऐड होगा. अभी ये चीजें हमने सिर्फ कल पढ़ी थी. करेक्ट है कि नहीं? आज आपको तो भी बेटर है क्या? अपन देखो, अपन घर जाके नहीं भी पढ़े तो भी चलता है. मैं आपको क्या बोला कि यहां पे जब आप क्लास में आओगे तो अपना रेगुलर फर्स्ट 15 मिनट्स विल बी इन्वेस्टेड इन व्हाट? रिवीजन. बराबर है कि नहीं? और कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है, बराबर है, तो पहले मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? उसको पढ़ाना चालू करूंगा. और फिर क्या होगा? जो
एंड में जो अपना टाइम होगा, बराबर है, उसमें मैं आपका रोजाना रिवीजन लूंगा, ऐसा ही डिटेल में रिवीजन लूंगा रोज। और जैसे अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर का आगे आगे हम लोग पहुंच जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का अच्छा खासा रिवीजन बहुत सी बार हो गया होगा, बोलो आया ना। फिर एक दिन हम लोग शाम में बैठ के पूरा डिटेल्ड रिवीजन, बराबर है कि नहीं, इन लेटर्स से 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, वॉट एवर टाइम इट विल टेक, बराबर है कि नहीं। तो वो आपका साथ डिटेल्ड रिवीजन हो जाएगा। और फिर उसका वीडियो जो है, ये क्या करेंगे अपन उसको, वो वीडियो रिवीजन वाला आपके लिए यूट्यूब पे डाल देंगे। या हर बैच के लिए मैं करता हूं, ये मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं मैं, बट हर बैच के लिए हर बैच का अलग अलग वीडियो अपलोड करता हूं, क्योंकि उनके साथ जो रिवीजन का जो आपके साथ जो वाइब बनता है ना, वो समझा क्या बात को, तो आपको वो फ्लो पता होता है, समझ में आया आपको। सो अभी से उसको वो वीडियो बनाने का और वो यूट्यूब पे डाल देने का, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, अनलिस्टेड लिंक आपको उसकी मिल जाएगी। फिर आप बोलोगे सर 1 डे बिफोर वही छे, मैराथन वही छे, कैप्सूल चैप्टर का वही छे। जब कभी आपको ऐसा, अभी नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे तो चैप्टर 1 थोड़ी रिवाइज करूंगा मैं, ऐसा करने लगेंगे तो फिर अपना सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा ना। तो आपको वो चैप्टर का कैप्सूल आपको दे दिया, फिर यहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप किसकी, आपकी, कि आपने क्या करना है। अब जब कभी आपको लग रहा है कि आप ये चैप्टर नंबर 1 भूल रहे हो, तो आपने बस क्या करना है, वो वीडियो को प्ले करना है, बराबर है कि नहीं। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने वो वीडियो प्ले करना है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑडिट, रिवाइज ऑडिट, रिटेन ऑडिट। मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर इसको फॉलो करते रहेंगे तो अगले 2 महीने के खत्म होते होते आपका पूरा सिलेबस, बहुत सी बार मल्टीपल रिविजन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स आपका क्लास के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो एक 100 नंबर का सब्जेक्ट आपका रिटेंशन के साथ आपका क्लास में खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट यू विल बी ओनली लेफ्ट विथ व्हाट, भाई पेपर सॉल्विंग, राइटिंग प्रैक्टिस, गिविंग टेस्ट, ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा। समझ में आया आपको। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू स्टडी। अंडरस्टूड? साउंड्स गुड? साउंड्स फेयर? यस। आज की पढ़ाई शुरू करें। उसके पहले स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ एक थोड़ा बात हो रहा था, तो वो एक बार कर लेते हैं, है ना। क्या हो रहा था स्टैंडर्ड्स के बारे में बात? तो बेटा अगर हम लोग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हैं तो क्या, सॉरी, अगर हम लोग काम कर रहे हैं ऑडिट, काम कर रहे हैं हम लोग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे, तो उस काम को क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अगर मॉडरेट लेवल का अश्योरेंस दे रहे तो उसे क्या कहेंगे? रिव्यू। अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स माने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल कंट्रोल पे काम हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अश्योरेंस एंगेजमेंट। और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स अगर कर रहे तो क्या करेंगे? बोलो इसको क्या बोलेंगे? रिलेटेड सर्विस। और सारे काम के ऊपर एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, वो कौन सा है? SQC1। जम रहा है आपको? यस सर। मुझे बताओ ऑडिट वर्सेस रिव्यू में, मुझे बताइए, मोर प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन एंड फ्यूअर प्रोसीजर्स आर परफॉर्म्ड इन, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड इन बोथ। ये अपन ने बातचीत कर ली थी, ये डिफरेंशिएशन के वही पॉइंट्स वहां पे हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके एग्जाम्पल्स वहां पे है, तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो वो एग्जाम्पल्स तो आपको यूं ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। आर वी गुड? यस सर। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये ऐसे ही अच्छे से पढ़ना। एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे में गॉड गिफ्ट है, अगर मेरा बोला हुआ आपने अगर सुना अच्छे से, मन लगा के समझा, तो मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको वो याद हो जाएगा, वो समझ जाएगा, याद भी हो जाएगा, वो रिटेन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इज कि आपने बस मेरे को एक बार अच्छे से सुनना, मेरे को बोलने देना। मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, आई एम अ वेरी गुड ओरेटर, आई बिलीव, दैट इज व्हाई आई एम अ टीचर। ठीक है ना। सो लेट मी स्पीक, यू आर हियर टू लिसन। अच्छे से कॉन्सेप्ट को एंजॉय करो, कॉन्सेप्ट के ब्यूटी को समझो। आपको जिस दिन वो ऐसा प्रोसेस का फ्लो समझ में आ जाएगा, कनेक्शन समझ में आ जाएगा ना, जैसे कल हमने पढ़ा, आज आप रिवाइज कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है करके, बिना घर पे पढ़ाई करे भी आज इतना आ रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। ऐसे करते करते हमारे चैप्टर्स बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगे। ठीक है। यस। फिर हम लोग को जैसे आगे बढ़ेंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ये सब एक्टिविटीज हम लोग को करना है दोस्तों, है ना। यस। ओके, अच्छा पढ़े आप और अच्छा पढ़ेंगे। आज बात करेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है ना। ये आपको ऐसा क्वेश्चन, चलो अभी आपस में देखो, तारीफ कर ली तो इसका मतलब ही नहीं होता कि अभी बातें करने लगेंगे। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड?
व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड। फोकस कहां पे अभी अपना, कि अपने ऑडिट में क्या मतलब मैंने ये काम नहीं करना है, ये मेरे कवरेज क्षेत्र में नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना बोले वो। समझा क्या बात को? तो अपना स्टोरी याद है ना, एक कोई व्यक्ति था जो हमें ज्ञान दे रहा था, भाई क्या क्या कवर करेगा, तो उसने बताया हमको क्या कवर करना। तो अब मैं उसको बोल रहा हूं तू कुछ भी बोल ले बट ये चीजें मैं नहीं करूंगा। नो मीन्स नो, समझा क्या? नो मीन्स नो, आई विल नॉट डू इट। सो क्या कहता है, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन। डोमेन मतलब क्या? एरिया। डोमेन मतलब क्या बेटा? एरिया। फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। डोमेन मतलब एरिया, कॉम्पिटेंस मतलब नॉलेज। जिसका मुझे ज्ञान नहीं, बराबर के नहीं, जिसका मुझे नॉलेज नहीं, जिसका मुझे स्किल नहीं, वेरी गुड, जिसका मुझे स्किल नहीं, ये सब जो मीनिंग्स है ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एग्जाम में हम लोग फॉल विद इन आउटसाइड द एरिया ऑफ हिज नॉलेज नहीं, आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। लैंग्वेज अपना वो होना चाहिए, उसके भावनाएं अपने को समझ में आना चाहिए, वो इसके लिए हम लोग उसका मीनिंग लिख रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो आप समझिए बात को कि जिसका मुझे नॉलेज नहीं, बराबर है कि नहीं, वो आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, बराबर है, कि मैं वो काम भी करूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट एक एसेट है, उसका यूजफुल लाइफ अपने को डिटरमाइन करना है। क्या करना है अपने को? उसका यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करना है, करेक्ट है। एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग कितने साल तक चलेगी मुझे बताओ। मैं कौन है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं सीए है भाई। अरे मैं कैसे बताएगा ये कि बिल्डिंग ये 1 साल टिकेगी, 10 साल टिकेगी, 50 साल टिकेगी? मैं क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियर है क्या रे भाई? ये किसका काम हो गया? ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम हो गया कि नहीं? वो देखेगा ना, वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करेगा वो। मैं सीए है, मेरे को क्या मालूम, मैं ऐसे देखेगा, हाँ चलेगा, ऐसा थोड़ी कर सकता हूं मैं। तो ये आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। समझ में आएगा आपको? यस सर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, एक से आंखें बंद करो सब लोग, तुम लोग जो आंखें बंद करेगा पास हो जाएगा वो। अभी जैसे ये मान लो एक चेक हो गया, हाँ खोलो आंखें। अभी ये जो एक चेक है, ये चेक मान लो ये एक चेक है ऐसा, ठीक है, उसके ऊपर स्वप्निल पटनी का सिग्नेचर है। ये 1 करोड़ 10 करोड़ का सिग्नेचर है, ये इसके ऊपर एक 10 करोड़ का अमाउंट है। सुनो ना, 10 करोड़ का अमाउंट है इसके ऊपर। मुझे बताओ ये ओरिजिनल सिग्नेचर है सर की कि ये फोर्ज्ड है? अरे तुम लोग इसमें एक्सपर्ट नहीं ना रे भाई। अरे तुमको नहीं, तुम समझे नहीं बात को। तुमको कभी कभी क्या है, ये कोई भी फोर्स डॉक्यूमेंट लेके आ जाएगा। तुम समझा क्या बात को? तुम्हारे सामने कोई भी फोर्स डॉक्यूमेंट लेके, फोर्स मतलब समझते हो क्या? जाली, नकली, कोई भी नकली डॉक्यूमेंट लेके आया आपके सामने। तुम थोड़ी ना ट्रेंड हो या तुम थोड़ी ना एक्सपर्ट हो टू आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कि विच इज ओरिजिनल, विच इज जेन्युइन, विच इज नॉन जेन्युइन। समझा क्या बात को? ये फेक सिग्नेचर है या ओरिजिनल है? अभी ये है सिग्नेचर, 1 करोड़ का चेक है ये, बराबर है कि नहीं? सर वी आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट, वी डू नॉट हैव दैट स्किल कि हम लोग क्या कर सके, हम लोग सही क्या और गलत क्या। ऐसे अपने को नकली दे दिया तो हमारे में वो स्किल नहीं है ना। तो आप ये मत हमसे एक्सपेक्ट कर लेना कि हम लोग हमारे ऑडिट में ये सब भी काम करेंगे, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस। अब इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में आपको बोलेंगे कि ऑडिटर साहब ने ये जो है ना ऐसा लिखा उधर कि ऑडिटर ने क्या किया, ही डिड नॉट चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, बराबर है कि नहीं, या ही डिड नॉट चेक द फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टन एसेट्स, बराबर है कि नहीं। क्योंकि हमने क्या बोला, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ओरिजिनल है, फोर्ज्ड नहीं है ना। आर वी एन एक्सपर्ट इन दैट? नो। अब एग्जाम में इसको घुमा के क्वेश्चन कैसा आएगा,
बोलेगा ऑडिटर ने ये ऐसा नहीं किया। मैनेजमेंट ने क्लेम किया कि ऑडिटर ने फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स को असेस नहीं किया, या ही डिड नॉट एस्टैब्लिश द जेन्युइननेस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, बराबर है। देयरफॉर ही विल बी लायबल फॉर लीगल एक्शन फॉर हिज नेग्लिजेंस, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन ऐसा बोल के ना बेचारा अरे नो इज नॉट लायबल, ऐसा आंसर नहीं लिखने का अपने को प्रॉपर कॉन्सेप्ट का आंसर लिखने का है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, इसने ये काम नहीं किया है, तो अपन को बताना है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप एंड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप, एंड फिर कंक्लूजन लिखने का कि द अबाउ मेंशन्ड is outside the domain of its competence and therefore auditor is not liable for legal action for negligence। समझ में आया आपको? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। नहीं तो ऑडिट के पेपर में क्या होता है ना, बच्चों को लगता है कि मस्त अपन है ना, ऐसा केस स्टडी दिया, नहीं रे बेचारे के साथ बहुत गलत हो रहा है, बच्चा लेट जाता है, नो दिस इज नॉट द वर्क, ऐसा मतलब ऐसा दोस्त से बात कर रहा है, ऐसे पेपर में लिख के आता। अपने को इतना कैजुअल नहीं होना है, अपने को फोकस क्या करना है, उस पॉइंट पे बोला ना, तो वो पॉइंट किधर से आया, वो स्कोप में से आया ना, तो वहां पे लिखने का कि स्कोप में क्या इंक्लूडेड है और स्कोप में क्या इंक्लूडेड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट जमा किया आपको। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अपन देखेंगे, फिजिकल, पढ़ो लाउड एंड क्लियर मेरे साथ। फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स लाइक दैट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी cannot be determined by him. Similarly, it is not expected from an auditor to determine suitability and life of civil structures like buildings. These require different skill sets which may be performed by qualified engineers in their respective field. Correct एकदम जम गया अपने को। Next point, and auditor is not an expert in authentication of the genuineness of documents, cannot be authenticated by him because he is not an expert in this field। तो आपको एग्जाम्पल मालूम है क्या लिखना है, बराबर है कि नहीं? तो बस वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है और उसको आप आपके वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस एग्जाम्पल में कहीं पे भी कोई भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। जब एग्जाम्पल की बारी आती है तो यस अपन अपने हिसाब से लिख लो उसको, बट इंपॉर्टेंट क्या है, किसके बारे में लिख रहे हो वो सही लिखो। क्लियर है एकदम? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं, पक्का? तो क्या कॉम्पिटेंस, क्या डोमेन, स्कोप में क्या नहीं आता है? फर्स्ट पॉइंट, आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। तो पॉइंट सिर्फ एक, उसको इलाबोरेट कैसे किया गया? दो एग्जाम्पल लिख के। आर्ट भी सीखो, हाउ टू राइट, बिकॉज बाद में अगर आप अभी ध्यान नहीं दोगे, जब रीडिंग आपको मैंने बोला था ना मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा आपके साथ, एंड आर वी स्टिल डूइंग द सेम? यस। तो मैं आपको जब ये रीडिंग कर रहा हूं ना, तो आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये आर्ट सीखो कि किस तरीके से हम छोटी सी चीज को ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अब इधर एक लाइन में अपना कॉन्सेप्ट तो खत्म है, बट अगर उसको लेंदी बनाने का है तो फॉर एग्जाम्पल और ऐसा 2 पॉइंट लिख के आने का मस्त चकाचक। क्लियर है एकदम? यस। अभी दूसरा वो क्या कहता है, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। एलिज्ड मतलब क्या, किसी ने इल्जाम लगाया है ना, उसको बोलते हैं एलिज्ड। एलिज्ड का मतलब क्या होता है, इल्जाम लगाना। अगर किसी ने इल्जाम लगाया है कि देखो उसने चोरी करी है, देखो उसने मिस अप्रोप्रिएशन किया है, तो उसको बोलते हैं एलिज्ड, बराबर, इल्जाम, ब्लेम करना। तो जब एलिज्ड होता है, जैसे अभी अपन ने देखा कि अदानी इज व्हाट, एलिज्ड, बराबर, यूएस ने इंडाइटमेंट किया तो ये एलिज्ड है। अभी तक उसके ऊपर वो प्रूव हुआ है क्या कि वो गिल्टी है करके, तो वो वर्ड न्यूज में वर्ड क्या आता है, एलिज्ड, बराबर है कि नहीं? तो जो सस्पिशियस व्यक्ति होता है या जिसको ब्लेम किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं एलिज्ड। समझ में आया आपको? बोलो यस और नो? यस। तो हम जो है ना, ध्यान से सुनना, हमारा काम इस रॉन्ग डूइंग्स में, मतलब गलत कामों को उसके जड़ तक पहुंचना या उसकी तहकीकात करना,
मतलब ही उसका इन्वेस्टिगेशन करना ये हमारे कॉम्पिटेंस हमारे डोमेन में नहीं आता है, मतलब हमारे स्कोप में नहीं आता है। समझा क्या बात को? हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है। मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो उसके लिए अलग पावर्स लगते हैं, उसके लिए इंक्वायरी, सर्च, सीजर, ये सब पावर्स लगते हैं। तो वो क्या कहता है? द लीगल पावर्स ऑफ व्हाट? सर्च और रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दैट इज रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ओथ। बोल, बराबर है? तो ऐसे पावर्स जो है ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ये हमारे पास नहीं है। जैसे पावर्स ऑफ सर्च समझते हो आप? सर्च कभी आपने वो रेड मूवी देखा होगा, आपने स्पेशल 26 आपने देखा होगा, देखा आपने वो स्पेशल 26 मूवी, बराबर है? वो रेड मूवी देखा तो वो डायरेक्टली घर में घुसते, बराबर है? घर भी तोड़ते, डायरेक्ट सोफा विफा फाड़ देते, बेड फाड़ देते, पूरा फर्नीचर की मतलब पूरा बैंड बजा देते हैं। तो आप समझने की कोशिश कर दिए, ऐसा एक ऑडिटर कर सकता है क्या? मतलब किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट इल्जाम लगाए गए हैं कि इस एम्प्लॉय ने कैश चोरी करा है, बराबर? इल्जाम, इसने क्या किया है? इसने स्टॉक चुराया है। तो अपन क्या उसके घर में जाके तोड़फोड़ करके आ सकते हैं क्या? ऐसा नहीं, ऐसा पावर अपने पास नहीं है। उसको दोनों दिन दो मार रहे, बोल साले तूने चोरी किया क्या? ऐसा अगर होगा तो ये बोल रहा सर मैं आर्टिकलशिप करना चाहता हूं, सर मुझे आप भी करा दो आर्टिकलशिप। हाँ, मतलब गुस्सा है क्लाइंट को देने का झापड़, बोल साले। ऐसा अपन काम कर सकते हैं क्या? तो ऐसा अपने पास बाय लॉ पावर ही नहीं है। समझ में आया? तो ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड रॉन्ग डूइंग्स, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या लगता है? द स्पेसिफिक पावर्स ऑफ सर्च एंड रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ। बोलो ना, इसको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत है क्या? रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ, बराबर कि नहीं? तो ऐसे करने के लिए लीगल पावर्स लगते हैं। क्या वो हमारे पास है क्या? नहीं। तो इसीलिए ये सारी बातें हमारे स्कोप में नहीं आएगी, बराबर है कि नहीं? कल चल के आपको बोला जाएगा ऑडिटर ने कोई फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो क्या ऑडिटर ने गलत काम किया क्या? तो अपन बोलेंगे इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ द ऑडिट, बराबर है? बिकॉज एलिज्ड रॉन्ग डूइंग में काम करने के लिए जो लीगल पावर्स लगती है या विटनेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने की जो जरूरत होती है, वो पावर्स हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। तो इसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या फिनिश किया दोस्तों? बोलिए, हमने क्या फिनिश किया? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। आर वी गुड? पक्का? यस। सो मैं आपको यहां पे टाइम दे रहा हूं, अगर आपको कुछ क्वेरी है आप उसको रीड कीजिए एक बार अपने आप से, कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्या लिखेंगे, और पढ़ते समय अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे पूछेंगे, नहीं तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, is it different from reporting on fraud under section 143 subsection 12? Absolutely yes, it is very much different. रीजन क्या है ये डिफरेंस होने का? क्योंकि 143 सबसेक्शन 12 में आपको बस रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है, अगर आपको वो ध्यान में आया तो। आपको डिटेक्ट करके इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट करने के लिए बोला नहीं है। द ड्यूटी इज टू रिपोर्ट एंड नॉट टू डिटेक्ट। समझा क्या बात को? यस। हाँ, वो तो अपन पूछ ही सकते हैं ना, इंफॉर्मेशन तो ले ही सकते हैं, वो तो अपने पास पावर है, बराबर क्या नहीं? तो अपने को कोई ये नहीं बोल सकता कि आप इन्वेस्टिगेशन करो। आया बात समझ में? यस। ऑडिट अभी अपन बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। समझ में आएगा आपको? अरे बोलो बच्चों। तो यहां से फिर जैसे आप लोगों के दिलो दिमाग में क्वेरी आ रहा था,
इंस्टीट्यूट ने भी तुरंत एक क्या कर दिया, एक आगे एक टॉपिक उससे रिलेटेड दे दिया, क्योंकि बच्चा अब कंफ्यूज हो गया, ये अलग अलग होता है क्या, बोले ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होता है क्या? तो हमने कहा हाँ। तो फिर बच्चा पूछता थोड़ा बता दो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज ऑडिटर, हु इज इन्वेस्टिगेटर, व्हाट इज द वर्क, अब इसके बारे में बात करेंगे। समझा क्या? ऐसा अपने को चैप्टर जब पढ़ना है ना, तो वंस यू स्टार्ट विद द चैप्टर ना, स्टोरी में पूरा वो चैप्टर खत्म होना चाहिए। समझा क्या? अब व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप, मुझे बताओ व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप, बोलो। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म आउटसाइड द डोमेन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस, फिजिकल कंडीशन और जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरा क्या बोला, इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे जैसे ही आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन पे, तो फिर बच्चे के दिलो दिमाग में क्वेरी जग गया। क्या क्वेरी जगा, साला ये अलग अलग होता है क्या, ये ऑडिट इन्वेस्टिगेशन मतलब ये अंतर क्या है सर, ऐसा आया क्या डाउट आपके दिलो दिमाग में? बराबर। तो इंस्टीट्यूट ने बोला ले भाई लगे हाथ, तू ये भी पढ़ ले, दिस इज हाउ द प्रोसेस गोस। गुड है एकदम, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, ऑडिट इज डिस्टिंक्ट माने डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। बोलो यस और नो। तो इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्रिटिकल एग्जामिनेशन मतलब बारीकी से, माइन्यूटली, एक एक चीज डिटेल में, विस्तार में हम लोग चेक करेंगे और फिर उस सच की गहराई तक पहुंचेंगे और पता लगाएंगे कि सही में यहां पे कुछ गड़बड़ हुई थी या नहीं। समझा बात को? उसे कहते हैं हम लोग क्या, इन्वेस्टिगेशन, क्रिटिकल एग्जामिनेशन। बराबर है। बट अगर आप देखोगे तो इधर क्या कहता है, इट इज विथ अ स्पेशल पर्पस, इट इज विथ अ स्पेशल पर्पस। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे फॉर इंस्टेंस कि कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि इन्होंने अच्छे स्टॉक को भी खराब बताया है और उसको स्क्रैप में बेचा है और वो स्क्रैप का पैसा इन्होंने अपने जेब में डाला है, ये फ्रॉड किया है इन्होंने कंपनी के साथ। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या किया है, कंपनी के एम्प्लॉय के अगेंस्ट इल्जाम लगाया गया है कि इसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। कैसे फ्रॉड किया इसने, अच्छे चीज को भी उसने बताया कि ये वेस्ट है और उसको स्क्रैप के भाव बेच दिया और स्क्रैप का पैसा अपने जेब में रख दिया, इल्जाम लगाया। दूसरा इल्जाम उस पर यह लगाया कि यहां पे कैश सेल हुआ है। कितना कैश सेल हुआ है, मान लो 10,000 रुपए का कैश सेल हुआ है। उस व्यक्ति ने क्या किया, बताया कि सिर्फ 6,000 कैश सेल हुआ है और 4,000 क्रेडिट सेल हुआ है और 4,000 का जो क्रेडिट दिखाया है वो 4,000 का पैसा जेब में डाल दिया है। फ्रॉड समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो लोग? थोड़ा एग्जाम्पल को भी समझो तो इंटरेस्ट आएगा सब्जेक्ट पढ़ने में कि ये लोग कैसा क्या क्या गड़बड़ कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। कैश सेल हुआ है तो पूरा का पूरा 10,000 आया कि नहीं? अब 10,000 पैसा आया, प्रोडक्ट गया, विषय खत्म हो गया, बट चोरी कैसा करेगा वो? तो वो बोलता है अपने मालिक को, साहब मैंने माल बेचा 10,000 का। मालिक बोल रहा है वेरी गुड, बट सर देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम? सर ही पेड ओनली 6,000, दैट कस्टमर सेड दैट ही विल पे 4,000 लेटर। मालिक क्या बोलेगा, चलो ठीक है 4,000 बाद में आ जाएंगे, बट 4,000 है किधर? उसके जेब में है। और फिर कहानी यहां नहीं रुकती, वो दिमाग क्या लगाता है, जब दूसरा कस्टमर आएगा ना, वो कैश देगा ना, तो उससे लिया हुआ कैश वो पहले वाले के अकाउंट में एडजस्ट कर देगा। रे इसकी टोपी उसके सर, तो मालिक को बता देगा, मालिक पहले वाले से 4,000 बैलेंस भी आ गया, मालिक इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। वो अक्यूमुलेट होते जाएगा। समझ में आएगा आपको? ऐसा वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तुम ये चीजें समझो कि बिजनेस के अंदर कैसे फ्रॉड हो सकते हैं करके। समझा क्या? आप घर में फ्रॉड करते हो, पापा पेट्रोल भरना है 500 रुपए का, बराबर है कि नहीं? भर के आते कितने का, 100-200 रुपए का पेट्रोल भरते, बट मांगते घर पे कितने हो, 500। वैसे ही पेमेंट इन्फ्लेट करे जाते हैं। समझा क्या बात को? तो ऐसे तरह तरह के क्या होते हैं,
अपने बिजनेसेस में अलग अलग स्टाइल के डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस क्या होता है, फ्रॉड होता है। समझा क्या बात को? मैं आपको बताता हूं, जैसे आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे, बराबर है? कितनी बार जब आप ऐसे पानी का बोतल मंगवाते हो, बराबर है, वो आता भी है और सब कुछ खा पी के सब हो जाता है, जहां पे कच्चा बिल बनता है या पक्का भी बिल बनता होगा, जैसा भी हो, वो वेटर क्या करता है, बिल लेके आ जाता है और फिर वो देखता है, वो वहां पे आपको, आप पे कर रहे हो ना, जैसे वो आपको देखता है आप कैश दे रहे हो, अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो बोलेगा ठीक है चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जैसे कैश दे रहे हो ना, वो आएगा देखेगा, अरे सॉरी सर वो 2 पानी का बोतल लगाना भूल गया था मैं, वो 40-50 पेन से लिखेगा वहां पे +40 ऐड करेगा और आपसे कैश ले लेगा। जाते जाते वो क्या करेगा, बिल भी अपने पास ही रखेगा, 40 रुपए भी अपने पास रखेगा, मालिक को बोलेगा वो बिल वो लोग लेके गए। समझ में आएगा आपको? कभी हुआ होगा वो बाद में, सर पानी का बोतल भूल गया सर वो आइटम लगाना भूल गया सर, और वो पेन से ऐड करेगा वो आइटम को। ये सब अलग अलग ये स्कीम्स होते हैं दोस्तों, कि जिससे क्या होता है, फ्रॉड होता है। तो यहां पे जब इन्वेस्टिगेशन की बारी आती है ना, तो हमें बोला जाता है कि एक मकसद है कि देख भाई क्या उस एम्प्लॉय ने कैश में चोरी करी क्या, बराबर, देख भाई वो एम्प्लॉय ने वो स्क्रैप को सही में स्क्रैप बेचा या अच्छी चीजों को बेचा। तो ऐसे करके हम लोग जब उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम लोग वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितना आउटपुट बनता है कितना इनपुट से, कितना वेस्टेज है, अपन कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना नॉर्मल लॉस, तो हम लोग नॉर्मल लॉस का एक परसेंटेज लगा के चलते हैं कि अगर इतने यूनिट्स बनाए तो हमारा 2%, 3%, या हमारा क्या होगा, ये हमारा इतना नॉर्मल लॉस होगा। समझ में आ रहा है क्या? अब उसके ऊपर अगर हुआ है तो फिर उस रीजंस को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। विद इन रीजन है तो अपन बोलेंगे ठीक है फ्रॉड नहीं है, बट वापस से दिस इज नॉट विद इन द परव्यू ऑफ व्हाट, ऑडिट। ये सिर्फ एक ही एरिया का गहराई में क्रिटिकली बारीकी से उसको देखना, दैट इज इन्वेस्टिगेशन। समझा क्या बात को? ऑडिटर ये सब काम बेटा नहीं कर सकता है, यह अपना रोल नहीं है। सर अगर अपने को बुलाए तो अपन ये कर सकते हैं क्या? हाँ, बट उसको ऑडिट नहीं बोलेंगे। समझा क्या बात को? ऑडिट का डेफिनेशन अलग है। समझा क्या? अरे बोलो। तो जब हम लोग, वो क्या कहता है, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड मतलब क्या, अगर आपको डाउट आ रहा है। अब आपको फ्रॉड के एग्जाम्पल मैंने बताया क्या आपको? बोलो हाँ या ना? और बच्चों ने क्या किया, मस्त स्टोरी को सुन लिया, है कि नहीं? सर अच्छा बोल रहे थे सर, बराबर है। फिर कुछ लोग झूमने लग गए, भाई बहुत भारी बोल रहा है ये, मैंने क्या बोला कल, आप भूलो मत मेरी बातों को। इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स दूंगा ना आपको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। बट वो कब होगा, आपके पास फ्रॉड के इंस्टेंसेस, मतलब कैसे फ्रॉड होता है, एक एग्जाम्पल, इसकी टोपी उसके सर करना, कैश सेल को क्रेडिट सेल दिखाने का, ऐसा ये आपने बेटा लिख के रखना बहुत जरूरी है। आप समझो मेरी बात को। नीचे इसीलिए तो जगह ऐसे देके रखा हुआ है ना बुक में, है ना, काय को देके रखा है ये सब चीजें, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग लिखते जाएंगे, जितना लिखेंगे उतना मजा आएगा आपको। सर एक काम करो, कल से आप रिमाइंडर दिया करो, रिवीजन के बाद आप रिमाइंडर दो, डिस्क्लेमर, डियर स्टूडेंट्स प्लीज राइट एग्जांपल्स। सर वी फॉरगेट ना, यू कीप ऑन टॉकिंग एंड वी आर लिसनिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके ओके। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर पॉइंट टू रिपीट, देगा फटके। हाँ चलो। सो इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, समझा गया आपको? सस्पेक्टेड मतलब क्या, डाउट, शक आ रहा है। एंड फिर आपको स्पेसिफिकली बुलाया है यह पता करने के लिए कि क्या वाकई में फ्रॉड है क्या, वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, देन इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। समझा क्या बात को? हिंदी में बोलो एक बार, क्या है? अगर आपको शक आया है और आपको बुलाया गया है यह पता करने के लिए, अरे बोलो ना हिंदी में बोलो भाई, अगर आपको शक हुआ है कि फ्रॉड हुआ है और उस वजह से आपको बुलाया जाता है ये पता करने के लिए कि सही में फ्रॉड है या नहीं, तो इसे अपन क्या कहेंगे? इसका लिटरल ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में लिखना है। इसका जो हिंदी में बोला ना आपने, लिटरल ट्रांसलेशन करके उसको इंग्लिश में लिखो, आपका आंसर बन गया। When fraud is suspected and it is specifically called upon to check whether fraud really exists, then it takes the character of what? Investigation.
कुछ बातें ऐसी होती है कि जो बकायदा हिंदी में पढ़ो और उसका ऐसा कॉपी पेस्ट ट्रांसलेशन मारो, उसका आपको टेंशन नहीं है। नहीं तो इधर क्या होता, बच्चा पहले ही सोचता इंग्लिश में याद करना, मां कसम ये बहुत डेंजर वाला काम है, इतनी इंग्लिश में नहीं कर सकता। तो कुछ चीजें क्या होती है सिंपल, आपको इतना तो पता चल गया ना अभी कि देखो अगर आपको शक आया है तो आपको स्पेसिफिकली बुलाया जाएगा, किसके लिए, तहकीकात करने के लिए कि सही में वाकई में फ्रॉड है या नहीं। ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, खत्म। बराबर है कि नहीं एकदम? यस सर। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब समझ में आएगा आपको? यस यस ओके। अब यहां से आगे हम लोग बात करते हैं। तो हमने इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा कर ली। अब यहां से बात करेंगे कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, ऑडिट। सो ऑडिट में आप समझिए हमारा काम क्या है, आप बोलोगे वाह यार सर क्या मजा आ गया। बताओ यहां पे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, बिना पढ़े बोलो। Come on, what is the objective of audit? To obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework, and prepare the report and communicate as per the SA and auditors. खत्म खत्म, बस वही लिख के आना है अपने को। ऑडिट में मेरी बात समझना, एक एक वर्ड जो स्टार्टिंग में जब अपन पढ़ेंगे ना, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, एक एक वर्ड जो अपन अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ये आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि सर बहुत हेवी हो रहा है, प्रैक्टिकलिटी समझ में नहीं आ रहा है, बराबर है कि नहीं। पहले आपको अगर मैं बता दूं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं चलो, बराबर है कि नहीं, उसमें का आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाला। मैं हर चीज में आपको बोलूंगा बेटा ये बाद में पढ़ना है, बेटा ये बाद में तू पढ़ेगा, फिर वो रिपोर्ट सिर्फ आपको दिखाऊंगा, आपको सुनने समझने के लिए अच्छा लगेगा बट वो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो आपको पहले क्या होना चाहिए, आपका बेसिक वोकैबुलरी सब्जेक्ट का डेवलप होना चाहिए, फाउंडेशन बिल्ड होना चाहिए उसका। एंड देन आप जब ये चीजें सीखोगे ना तो आपको हर बार दिखेगा अरे यार जो मैंने पढ़ा था ना वही लाइन वापस से इधर छाप दिया है, वही लाइन वापस इधर छाप दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट में फिर बाद में नया वर्डिंग कुछ नहीं है, वही 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 अलग अलग सेंस में बोला जाता है। अभी अपन ने इधर पढ़ा वो उधर ऑब्जेक्टिव में यही पढ़ा था कि नहीं, बात खत्म हो गई। चलो बोलो क्या लिखा हुआ है यहां पे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑन द अदर हैंड इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. वही है कि नहीं? अभी मैंने सिर्फ क्या वहां पे हाईलाइट किया, मैंने वहां पे हाईलाइट क्या किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। देखो ये अननेसेसरी चीजें अंडरलाइन नहीं करने की। अगर आपको वहां पे दिखा ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट लिखना है तो आपके दिमाग में टिंग होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है करके, समझा क्या? नहीं तो अपन क्या करते हैं, हर चीज हाईलाइट करते बैठते हैं। क्लियर एकदम? सो अगर आपको डिफरेंशिएट करना है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में तो अपन क्या बोलेंगे, ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट विथ अ स्पेशल पर्पस व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड, बराबर है कि नहीं। देन व्हाट वी डू टू एस्टैब्लिश वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, तो देन इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। यही लिखा है ना, बराबर है कि नहीं। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आपको ऑडिट के बारे में लिखना है तो आप क्या लिखो, ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो इसीलिए ऑडिट का स्कोप क्या होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट इज व्हाट, जनरल, बट यहां पे इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है, इट इज स्पेसिफिक एंड नैरो। मतलब आप वही काम के लिए आए हो, वही चुत्ता देखोगे और चले जाओगे। समझा क्या बात को? ऑडिट में अपन सारी बातें देखेंगे, समझा क्या बात को? ऑडिट में यू कवर, बोलो बोलो, अच्छा बोला, किधर किसने तो बोला इधर, ऑडिट में भी कवर all the aspects relevant to financial statements, इधर भी cover only the specific thing for which fraud is suspected। समझा क्या बात को? yes sir। ए लो खत्म, समझ में आएगा आपको? सो दूसरा पॉइंट आज का खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ बोलो? बहुत बढ़िया।
कैन वी प्रोसीड फ्रॉम हियर? बोलना पड़ेगा आप लोगों को कुछ, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? बहुत बढ़िया। अभी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को अभी डिस्कस करने का है, कहां है स्टोरी में बार बार सुनते जाने का, समझते जाने का, मजा आएगा, लूप में रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, एग्जाम्पल्स को लिखते जाना, एक्टिव रहना, कहीं पे भी कुछ भी आपको डाउट आए, नो डाउट आपको पूछना पड़ेगा। अभी कहां है हम लोग? हम आए और हमने बोला यार ऑडिट का डेफिनेशन, ऑडिट क्या है? तो उसने आपको ऑडिट का ज्ञान दिया। Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, and such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon. फिर अपन ने पूछा what is the objective of audit? तो objective of audit is to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and whether they are prepared in accordance with the applicable financial reporting framework and communicate and report as per the ACs. बराबर है। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर इसके देखा कि इसके यूजर्स कौन कौन है। तो यूजर्स कौन कौन है? इसके गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, बैंकर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ट्रेड यूनियंस है। फिर हमने देखा दे शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। कैसा चेक करेंगे? दे शुड नॉट मिसलीड एनीबडी। अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एंट्रीज। एंट्री शुड बी सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नन ऑफ द एंट्रीज शुड बी ओमिटेड। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अमाउंट शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड, एंड इट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। फिर अपन आगे बढ़े, हमारे स्कोप में क्या क्या आता है? तो हमने कहा वी शुड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स रेलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। इंफॉर्मेशन शुड बी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। रिलायबल एंड सफिशिएंट के लिए अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा देखेंगे। स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ व्हाट अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। फिर विल कैरी आउट टेस्ट, इंक्वायरीज एंड अदर प्रोसीजर्स। फिर उसके बाद वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है या नहीं, उसके लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एंड क्या बोले लास्ट में अपना, बोलो सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट ऑफ accounting policies. What is not included outside the domain of competence, it is not covered. फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है it is not an official investigation. डिफरेंस पूछा अपन ने कि भाई what is official investigation, that is investigation and audit में दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे आके पहुंच गए। फिर हम लोग सही है यहां तक? रेडी हम लोग? यस। नहीं वो ऐसा, वो आपको नहीं तो क्या हो जाता है, वो आपको याद नहीं रहता है कि हम लोग है कहां। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू गाइस। समझा क्या बट मैंने क्या बोला हो? हाँ, सुनने को अच्छा लग रहा था, समझ कुछ नहीं आया। नहीं, इट विल हैपन मेनी टाइम्स, डोंट वरी, है ना? तो इससे क्या होता है ना, व्हेन आई क्विकली रिवाइज यू द एंटायर कॉन्सेप्ट्स इन विद इन अ मिनट और सो, तो यू नो एग्जैक्टली हम लोग किधर है। सो वो लूप बनता है बराबर से। नहीं तो क्या हो जाता है, हम आगे का पढ़ते हैं और हम पीछे का क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सो वी डोंट नो व्हाट वी आर स्टडी। सो इस पूरे स्टोरी में अब क्या हो गया ना भाई, हमने देखा कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव मस्त एकदम भाई रीजनेबल एश्योरेंस लेने का, ऐसा हो गया कि नहीं? एंड कंक्लूड कर लिया कि रीजनेबल एश्योरेंस देने का करके मजा आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे, जो आप स्टूडेंट्स हो ना, वो उनके मन में, मतलब जो अपने को ज्ञान दे रहा था ना, अब अपन उसको आज चैलेंज कर रहे हैं। उसको अपन बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस, हाँ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, है ना? मजा आया एकदम, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है ना वो, बराबर है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपन उसको पूछ रहे हैं भाई मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं बोल सकता ट्रू एंड करेक्ट। अपना डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर कि ऑडिटर विल गिव ट्रू एंड फेयर, ऑडिटर विल नॉट गिव ट्रू एंड करेक्ट। मतलब 100% हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस के अगर बात करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। जिसने वो 1.5x में देखा होगा वीडियो बाद में भाई रिवाइंड कर ले, ठीक है। सो यहां पे आप समझिए कि अब जो है हमें जो है एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते उसके ऊपर विचार करना है। तो हम उसको पूछ रहे भाई क्यों नहीं हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं। तो वो इधर उसके बारे में बात कर रहा है। वो बोलता है देख बेटे, ऑडिट जब से पैदा हुआ, ऑडिट
जब से पैदा हुआ, ये सब्जेक्ट जब से निर्माण हुआ, तो वो क्या कहता है कि उसके अंदर इनबिल्ट लिमिटेशंस है. उसके अंदर क्या है? इनबिल्ट लिमिटेशंस है. क्या है उसके अंदर? इनबिल्ट लिमिटेशंस. एंड दोज इनबिल्ट लिमिटेशंस आर नथिंग बट रेफर्ड एज व्हाट बेटे? इनहेरेंट लिमिटेशंस. समझा क्या? इनहेरेंट, इनबिल्ट, पैदाइशी. समझा क्या बात को? जैसे आप बोलते ना कि मेरी हाइट इतनी है, आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय मॉम एंड डैड. बराबर है कि नहीं? मेरे पास जो इतना पैसा है, आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय मॉम एंड डैड. इनहेरेंट इन समझता है बात को? तो वैसा इनहेरेंट, सिंस बर्थ, सिंस बिगिनिंग, सिंस स्टार्ट, सिंस इंसेप्शन. समझ में आया आपको? शुरुआत से. ये सब लिखने का मजा आ रहा है सर. हमारे सर कितना भारी बोल रहे, देखा क्या? मैं भी सुन. अरे ऐसा मत करो रे नलायको. बी एक्टिव, बी एक्टिव. हैबिट बनाओ उसकी कि अपने को बस सुनना नहीं है, अपने को लिखते जाना है. और पेंसिल से नहीं, पेन से लिखना है. अगले अटेम्प्ट के लिए नहीं चाहिए मेरे को ये बुक. इसी अरे इनहेरेंट का मतलब रे, क्या लिखना है पूछ रहे. वाह. एड़े तुम लोग. लिख लिया क्या आपने? बहुत बढ़िया. चला चला चला. सो व्हाई ऑडिटर कैनॉट? अरे हाउ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई द ऑडिटर कैनॉट? क्या हुआ बेटा? हाँ, चिल्ला रहे? आराम से चिल्लाओ मगर प्यार से. ठीक है. सो यहां पे क्या होता है? चलो एवरीवन, एक आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आखिरी वाला. मतलब इंपॉर्टेंट रहे, ऐसा बीच बीच में बोलना पड़ता है तो ऐसा जान में जाओ. हाँ आखिरी बोला सर ने, तो ऐसा मजा किरकिरा मत करो बे, है ना? ये मोटिवेशन होता है ये बीच बीच में ऐसा. द प्रोसेस ऑफ ऑडिट. हम लोग व्हाई ही कैनॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, कि वो क्या बोला उसके अंदर कि देयर इज व्हाट? इनहेरेंट लिमिटेशंस. द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, द प्रोसेस ऑफ suffers from certain inbuilt limitation, due to which auditor cannot obtain absolute assurance. मजा आएगा आपको. That financial statements are free from material misstatements whether due to fraud or assurance. आया आगे, मतलब ऐसे लिखा assurance, जो भी हो, reasonable assurance that financial statement cannot obtain absolute assurance that financial statements are free from. अब आपको समझ में आता है कि अगर ये लिखा तो एकदम धर्म से आगे वो बाय डिफॉल्ट चिपकाना है. समझा? एश्योरेंस ये वर्ड आया, आगे क्या चिपकाना है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू. जब आप समझो, जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी तो आपको ऑडिट पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि मैंने कट कहां करना है पढ़ना, और आगे का जो चीज है आपका दिमाग खुद से पढ़ लेगा. तो आपको ऑडिट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना इसके अंदर, तो आपको कोर चीजें निकालने आ जाएगी और फिलर वाले वर्ड आपको खुद पता रहेंगे. समझा बात को? अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है, जिन बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती है ना, उनके साथ चोट ये होती है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो शुरुआत एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उन्हें लगता है कि भाई मैं सेम सेम ही पढ़ रहा हूं, मुझे डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जैक्टली पढ़ क्या रहा हूं. बिकॉज आप ही देख लो कितनी बार तो वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, और 10 बार तो आ गया होगा ना अभी तक. तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहां तक पढ़ना है, आगे व्हाट इज टू फॉलो, यू नो इट बाय डिफॉल्ट. समझ में आया आपको? सो अपन ने ऊपर का फर्स्ट पैराग्राफ अगर अपने को लिखना है एग्जाम में, तो अपन क्या बोलेंगे?
द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम कुसुम। वेलकम बैक बेटा, वेर आर यू? है ना, शाम में क्या खाना है उसके बारे में बाद में सोचना बेटा, है ना, मस्त अपना कर रही है। वेलकम बैक बेटा, स्टे हियर। ऐसा ऐसा नहीं करते बच्चा, है ना, स्टे स्ट्रॉन्ग, हिम्मत मत हारो, आप कर सकते हो, है ना, यस, कम ऑन, गुड गर्ल। ओके, चलिए, सो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे? सो द प्रोसेस ऑफ ऑडिट सफर्स फ्रॉम सर्टन इनबिल्ट लिमिटेशंस, बराबर के नहीं, एंड देयरफॉर इट कैनॉट, देयरफॉर द ऑडिटर कैनॉट ऑब्टेन absolute assurance that financial statements are free from material misstatements whether due to fraud or error, and the following are limitations। समझा? ऐसा खूबसूरत इंट्रोडक्शन भी हो जाता है अपना। क्या आपको ये लैंग्वेज अब थोड़ा ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पहले हम लोग जो है बात करेंगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। जो बाबा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हुज बाबा? आनंद बाबा, बराबर के नहीं? हाँ, बट यहां पे जो है देवी और सज्जनों, जो जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। मैं गया आनंद सर के पास, बोला भाई ये आप जिस तरीके से, एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट, भाई आप जिस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो ना, बाय गॉड कसम से उसके लिए हम लोग एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। नहीं आनंद सर, आपका प्रॉब्लम है, इसीलिए हम जो है ऑडिट में सफर कर रहे हैं। तुम बात को समझना। वापस से मैं क्या बोल रहा हूं, कॉन्वर्सेशन सुनते जाना, स्टोरी सुनते जाना, बट रिमेंबर आप बहक मत जाना। एंड एवरी टाइम यू रिमेंबर वन थिंग, मेरे को टाइम पास करना अलाउड है, मैं कुछ भी करूंगा, ये करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा मैं। आपने आपका मकसद, आपका पर्पस, आपका गोल भूलना नहीं, आप यहां पे क्यों आए हो। यू शुड बी फोकस कि बाबा ये पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। समझा क्या बात को? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, स्टोरी में कॉन्सेप्ट आता है, आप फैल जाते हो। आप तो भाई अकाउंट्स क्लास में वो याद है क्या तेरे को उसके बारे में? आप आनंद सर का नाम है तो अब अकाउंट्स की यादें आपकी ताजा हो जाती है एंड कॉन्सेप्ट साइड में रह जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो यू शुड रिमेंबर कि वॉट एवर द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ एंड फोकस अपॉन दी कॉन्सेप्ट। ऑडिट के लिए आए हम लोग, है ना? हाँ, नहीं तो क्या हो जाता है, यहां वहां निकल लोगे तो दिक्कत वाला बात हो सकता है। ओके, वेलकम बैक गाइस। तो मैं बात कर रहा था आनंद सर से। आनंद सर को बोला कि भाई देख यार कि जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, कि मतलब जिस तरीके से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भाई रिपोर्ट करते हो ना यार, ये प्रॉब्लम है यार, ये आपके वजह से है ना, ये हम जो ऑडिटर्स है ना, ये जो है ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। आनंद सर वैसे तो काफी मतलब क्या है, ऐसे शांत स्वभाव के हैं, बराबर है कि नहीं? अरे तो काफी ऐसे शांत स्वभाव के हैं। तो पहले मेरे को पूछा उन्होंने कि हर्षद तू क्यों बोल रहा है ऐसा, है ना? कॉन्वर्सेशन आप सुनिए तो आपको चीजें याद होगी, आपको समझ में आएगी, तो स्टे इन द गेम। तो वो बोल रहे कि हर्षद ऐसा क्यों बोल रहा है तू? मैंने बोला देखो सर, पहली बात तो ये नहीं, जो तू टिकटॉक चलती है ना बेटा, क्या क्या बातें कर रहा है तू ऐसे? तो वो बोलता है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं सर, ज्यादातर जो आइटम जो होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर है, सो ज्यादातर जो आइटम्स होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दे आर बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि एक्चुअल में है, ये कैसे है, ये जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट है। नाउ यू थिंक अबाउट यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। कैसे बताओ, ये जो टैबलेट है ये, इसका यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मेरे को, यूजफुल लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा, बराबर है कि नहीं? एसएलएम से कर रहे तो इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब कितना स्क्रैप वैल्यू मिलेगा आज से इसके 5 साल बाद, ये आप कैसे बोल रहे हैं इसको?
एक जजमेंट बाय मैनेजमेंट है कि नहीं? अरे बोलो यस और नो. And divided by again the useful life of an asset, dear friends, that useful life is again what? Judgment by management. मैं बोल रहा है ये 5 साल चल रहा है, बराबर है. मैं बोल रहा है ये स्क्रैप वैल्यू इसका 10,000 रुपए मिलेगा. जजमेंट बाय मैनेजमेंट. समझ में आ रहा है आपको? कल जैसे मैंने आपको बताया कि डाउटफुल डेट, डाउटफुल, तुम खुद साला श्योर नहीं हो, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आइटम डाल रहे हो, वो आइटम कैसा है? वो डाउटफुल है. Whether it is good or bad, recoverable or not, we don't know. But still we are providing based on what? Judgment by management. Provisions करते हैं हम लोग for outstanding expenses. कुछ ऐसे expenses होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं कि कितना करना पड़ सकता है खर्चा, बट हम 31 मार्च को उसका प्रोविजन करके रखते हैं. बोलो आया ना? नहीं तो जिन बच्चों ने टैक्स पढ़ा है क्या टैक्स? सेक्शन 43B कुछ ऐसा नामक एक सेक्शन होता है जो कहता है कि अगर आप 31 मार्च को, जिन्होंने फाउंडेशन वाले वो चिल करो, जिनको टैक्स है मेरे को उसका रेफरेंस देने दो, उनको मजा आएगा. तो सेक्शन 43 भी एक सेक्शन होता है, उसमें वो क्या बोलता है, अगर आपने 31 मार्च को प्रोविजन नहीं करा तो वो एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो जाएगा. बराबर है कि नहीं? भले ही आपको वो पेमेंट करना है रिटर्न फाइल करने के पहले, बराबर के नहीं, बट 31 मार्च को आपने क्या करना है, उसको आपने उसका प्रोविजन करना है. कुछ ऐसे याद आ रहा है क्या आपको? तो आपको प्रोविजन करके रखना है. Problem is we don't know how much the amount is, but no problem, you still have to make the provision. एग्जाम्पल दे दो सर. फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करो, मेरा टेलीफोन का बिल आता है 10 अप्रैल को. साइकिल जो है मेरा 1 मार्च से लेके 31 ऑफ मार्च, बट बिल आएगा मेरे को 5 या 7 अप्रैल को, मान लो. बराबर के नहीं? मेरे को 31 मार्च को बुक्स क्लोज करना है ना भाई, बट मेरा टेलीफोन का बिल कितना आएगा मुझे थोड़ी मालूम. तो अपन क्या बोलेंगे, भाई एक अंदाजे से करना प्रोविजन की तरह, हर महीने कितना आता है उसके हिसाब से कर ले प्रोविजन. बोलो आया ना? प्रोविजन फॉर वारंटीज, मालूम है क्या होता है प्रोविजन फॉर वारंटीज? हाँ तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, कोई जज नहीं कर रहा आपको. मालूम है क्या प्रोविजन फॉर वारंटीज क्या होता है? नहीं ना? तो ऐसा बोलो, सीखने के लिए आए हम लोग. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए बात को, इधर ये जो है यहां पे एप्पल कंपनी है, इन्होंने जो है ये इन्होंने फोन बनाया है ये, ठीक है? ध्यान से सुनो. अब बोला कि इसका जो है ना ये 1 ईयर का क्या है, वारंटी है. ये 1 ईयर का वारंटी है. इसको कौन दिया? एप्पल कंपनी. अब यहां पे क्या हुआ, मान के चलो पूजा मैम ने ये एप्पल का फोन खरीद लिया, बराबर है, नया फोन खरीदा. अब इधर क्या हो गया, मैम ने नया फोन खरीद लिया और अब ये क्या हो रहा है, ये ओवर हीट हो रहा है. बराबर के नहीं? मतलब इतना इस्त्री कर सकते उतना गर्म हो रहा है मान लो. बराबर के नहीं? फोन हाथ में पकड़ नहीं सकते, इतना खराब हो गया वो फोन. बराबर के नहीं? तो अभी मैम क्या करेगी, 1.5 लाख का फोन है, जान दो उसको इस्त्री के लिए यूज करेंगे क्या मैम? अच्छा मस्त 1.5 लाख का इस्त्री है, भले ही पावर प्लांट है, फिर भी ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं. तो मैम ने क्या किया, मैम ने ये जो एकदम ऐसा जो हॉट फोन है, बराबर है कि नहीं, मैम ने क्या किया, सुनो सुनो कॉन्सेप्ट को सुनो. तो मैम उसको क्या करी, मैम इसको सर्विस सेंटर में लेके गए. कहां लेके गए बच्चों? सर्विस सेंटर में लेके गए. अब सर्विस सेंटर में जो बंदा था उसने क्या करा, मैम को फोन ये ठीक करके दे दिया, मैम को ये रिपेयर करके दे दिया. ऑब्वियसली इट वॉज अंडर वारंटी, ऑब्वियसली इट वॉज अंडर वारंटी, सो सर्विस सेंटर विल नॉट चार्ज टू पूजा मैम. बराबर है कि नहीं? तो मैम को ये रिपेयर होके मिला कैसा, फ्री में. तो सर्विस सेंटर को पैसा भरा क्या? नहीं. बट ये सर्विस सेंटर के बीवी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? अरे सर्विस सेंटर वाले के बीवी बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? बराबर है कि नहीं? तो इसने थोड़ी गारंटी दिया है, इसने थोड़ी वारंटी दिया है. ये बोलेगा ठीक है भैया मैं जा रहा हूं किसके पास, एप्पल कंपनी के पास, और एप्पल कंपनी को बोलेगा साले तूने 1 साल का वारंटी दिया था, तेरा फोन गर्म हो रहा है, मैंने ठीक करके दिया, बराबर, अब तू इसके पैसे निकाल. समझा क्या? तो एप्पल कंपनी को इस सर्विस सेंटर को पैसा देना पड़ेगा. पूजा मैम विल नॉट पे, हु विल पे? अभी समझ में आया? तो इधर जो पेमेंट कर रहे हैं ये किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं? फॉर वारंटी रिपेयर्स. समझा क्या बात को? अभी अपन आते हैं ना, इस क्वेश्चन में ना सर्विस सेंटर इंपॉर्टेंट है ना पूजा मैम का फोन इंपॉर्टेंट है. पूजा मैम इंपॉर्टेंट है, पूजा मैम का फोन इंपॉर्टेंट नहीं है. ये तो बच्चा बोल रहा पूजा मैम मारेंगे मैम तेरे को बहुत, तो आप समझिए काट डालेगी. हाँ मारेगी नहीं, काट डालेगी साले, हाँ गायब कर देगी. हाँ फिर तो
आप समझिए, इंपॉर्टेंट अभी यहां पे कौन है? एप्पल कंपनी। कॉन्सेप्ट पे आओ, इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे? एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं? एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। एप्पल कंपनी के लिए ये खर्चा है, क्योंकि उसको जितने भी सर्विस सेंटर है अक्रॉस द ग्लोब, उन लोगों को पैसा देना पड़ेगा ना इसका। अब ये लोग क्लेम कब सबमिट करेंगे? वो पीरियड खत्म होने के बाद सबमिट करेंगे ना ये लोग। तो ये लोग अप्रैल में सबमिट करेगा, कोई अप्रैल एंड में सबमिट करेगा, बट एप्पल कंपनी को इसका प्रोविजन करके रखना पड़ेगा ना कि भाई ये कितना पैसा हमको देना पड़ेगा। बोलो आया ना? तो वापस से ये प्रोविजन करने का है, तो कितने अमाउंट का करूं बताओ? जजमेंट बाय मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है आपको? तो हम आनंद सर को यही बोल रहे हैं कि भाई देखो, अब ये छोड़ो, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी अपने आप में बोलता है डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। साला तुमको नहीं मालूम वो इवेंट होगा कि नहीं होगा, तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर रहे हो? उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसा होता है ना कि कोई अभी डिस्प्यूट चालू है, केस चालू है, तो आपको कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी है, आपको पे करनी पड़ सकती है, या आपको कंपेंसेशन रिसीव होना पड़ सकता है। मालूम है क्या तुमको? नहीं, बट आपको वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। श्योर है इसके बारे में? नहीं। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो कितने सारे आइटम्स आप देख रहे हो क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जा रहे हैं? इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? जजमेंट बाय मैनेजमेंट। मजा आया यहां तक? देखो, मैंने अभी तक सिर्फ एक ही वर्ड पे फोकस किया है, वो अपने रूह तक जाना चाहिए कि जब भी आप फ्यूचर में समझो जजमेंट बाय मैनेजमेंट, तो अपने को पता होना चाहिए जजमेंट बाय मैनेजमेंट ने सर ने क्या क्या आइटम बोले थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्लियर है एकदम? अब इस दर्द को आगे बढ़ाते हैं। ये जजमेंट बाय मैनेजमेंट तो है ही है, प्लस यहां पे क्या है बट सर दिक्कत? दे इन्वॉल्व व्हाट? सब्जेक्टिव डिसीजन, और देयर इज डिग्री ऑफ व्हाट? अनसर्टेनिटी। मतलब ये सही में है या नहीं है ये भी नहीं पता, एंड प्लस देयर इज व्हाट? सब्जेक्टिव डिसीजन। अब आप समझने की कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप अगर एसपीसी का है, मेरा है ये, मैं बता रहा हूं, ये लैपटॉप अगर मान लो एसपीसी का है, तो एसपीसी का एक डायरेक्टर हर्षद सर बोल रहा है कि इसका स्क्रैप वैल्यू होगा 5000, बराबर है। बट अंकिता मैम बोल रही है कि नहीं नहीं, ये इसका जो है ना माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस वगैरह अच्छा है यार, इसका 10,000 मिलेगा, बराबर के नहीं? आनंद सर बोल रहे कुछ नहीं, आजकल ऐसा कोई यूज नहीं करता, इसका कुछ भी नहीं पैसा मिलेगा। आप समझने की कोशिश करो, एक तो क्या कर रहे? जजमेंट लगा रहे, और जजमेंट लगा रहे तो अलग अलग लोग अलग अलग जजमेंट लगा रहे। मां कसम, अभी मैं ऑडिटर है, मैं कैसे वेरीफाई करूं अलग अलग लोगों का जजमेंट? मेरे पास क्या टूल्स है, मेरे पास क्या रिसोर्सेज है भाई? अगर जो एक्चुअल में चीज हो रही है ना, मेरी बात को सुनो ना, अगर एक्चुअल में कोई चीज हो रही है कि हाँ भाई ये खरीद के लाया, तो इसका इनवॉइस देख के मैं एक्चुअल में है ये पता कर सकता हूं ना, इसको वेरीफाई कर सकता हूं ना। अब ये लोगों के जजमेंट को कैसे वेरीफाई करूं मैं? तुम पागल हो गए हो क्या? एंड वो भी क्या है? वो भी क्या है? सब्जेक्टिव है। तुम लिमिटेशन समझ रहे क्या मेरा? समझा क्या? आनंद सर को वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समझा क्या कि भाई जो तुम रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, अभी बोलो मेरे साथ साथ, कॉन्सेप्ट में रहो भाई, जो तुम रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, नंबर 1, अबे आंसर दो, नंबर 1 जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एंड इट इन्वॉल्व्स व्हाट? सब्जेक्टिविटी एंड अनसर्टेनिटी। होगा भी नहीं होगा ये भी पता नहीं हम लोग को, बराबर है कि नहीं? कोई बोलेगा प्रोविजन फॉर वारंटी इतना करो, कोई बोलेगा प्रोविजन फॉर वारंटी उतना करो, बट वो वारंटी का क्लेम आएगा या नहीं आएगा और कितना आएगा वो भी श्योर नहीं है। अलग अलग लोग बोल रहे इतना होगा उतना होगा, बट कोई भी सर्टन नहीं है। समझा क्या बात को? तो ये जो है हमारे लिए क्या है दोस्तों? ये दिक्कत वाली बात है। समझ में आया आप लोगों को? देयरफॉर वो 3 रेड वर्ड्स अभी वो दिख रहे क्या आपको? इतना अगर एग्जाम में वो 3 शब्द आपके आ गए, तो आपका फर्स्ट वाला एकदम टेक्निकल वर्ड्स के साथ मस्त हो गया कि नहीं? चकाचक। देयरफॉर वो क्या बोल रहा है? सिंपल, ऑडिटर में नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एश्योरेंस आया, मतलब आपको तो पता आगे क्या लिखना है। कैसे मैंने बोला? भारी बोला कि नहीं मैंने आपको?
अरे मैं बहुत भारी पढ़ाता हूं, बराबर। मेरे टैलेंट को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो होता क्या है ना कि मैं क्लास में अभी इतने बहुत सालों से, अभी बहुत लोग जो बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, जो अपने शुभ चिंतक होते हैं, बराबर है, वो क्या बोलते हैं, अर्शद सर को ऑडिट पढ़ाने नहीं आता। अब मुझे बताओ, अगर 12 साल से एक इंसान, अगर सुनो ना, वो छोड़ो, 12 साल से एक इंसान अगर वही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो आएगा कि नहीं आएगा बताओ? मतलब पढ़ाने नहीं आता। और मैं कभी बोलता नहीं था, आई यूज टू इग्नोर। तो व्हाट हैपेंड, इग्नोरेंस के वजह से लोगों को यह लगने लग गया कि देखो अर्शद सर रिएक्ट नहीं कर रहे ना, तो मतलब वो सही होगा। कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आएगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब क्या होता है, दैट फाइनेंशियल, आगे वो तो समझ में आ गया ना। तो अपना फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, बोलो यस और नो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस। अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स रॉक गाइस। तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पहला पॉइंट, जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, उसके लिए क्या बातचीत हुई है समझ में आया? क्लियर है एकदम? अब आगे बढ़ते हैं। अभी एब्सोल्यूट एश्योरेंस मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पे, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। मटेरियल भी छोड़ो, उसमें गलतियां बराबर है कि नहीं? अभी आगे थोड़ा और एक डिस्कशन करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो ये एग्जाम में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड अपने को ये 2 पॉइंट लिख के आने के हैं। रेडी है सब लोग? लेट्स रॉक गाइस। अभी क्या होता है कि मैनेजमेंट बोलता है कि चलो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि जजमेंट है, सब्जेक्टिव है, अनसर्टेनिटी है, इसीलिए ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। अभी दूसरा विषय क्या होता है, अभी 2 मिनट आनंद सर को रखते हैं साइड में, क्योंकि अब यहां पे मान लो स्वप्निल सर को बुलाते हैं और स्वप्निल सर को बोलते हैं आपकी एंटिटी है, आपकी एंटिटी है, आपको, हाँ बेटा ऐसा इतना भी कमॉन कमॉन बोले, सही में आप कमॉन हो गया तो रुक जाना। तो आप समझो, नहीं समझा उसको, पोगो देख घर जाके तू, ठीक है, तू ध्यान दे इधर। वन ऑफ द प्रीमाइस मतलब क्या? वन ऑफ द ग्राउंड्स, एवरीबॉडी, वन ऑफ द ग्राउंड्स। अभी होता क्या है ना मालिक, आप समझने की कोशिश करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के हैं और अपन क्या एम कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। तुम लोग हो क्या मेरे साथ? अरे बोलो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये किसका इंटेंशन है? मैनेजमेंट का। ये मैनेजमेंट का है, बराबर है कि नहीं? तो अब गलतियां ना हो, इसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? कंट्रोल लगाना पड़ेगा, बराबर है। हम कंट्रोल लगाएंगे जिससे हम लोग क्या करेंगे? गलतियों को रोकेंगे, बराबर है कि नहीं? मतलब किसकी मजाल फिर वो एरर्स करे, किसकी मजाल वो कोई फ्रॉड करे, भाई हम लोग क्या लगाएंगे? कंट्रोल लगाएंगे, बराबर है कि नहीं? तो क्या हुआ, स्वप्निल सर ने एक बहुत भारी कंट्रोल लगाया। कंट्रोल क्या लगाया उन्होंने? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज लगाया। क्या करा? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। उन्होंने बोला एक कैश के एरिया के अंदर एक को बोला भाई तू कैश कलेक्ट करेगा, स्वप्निल सर ने बोला एक को तू कैश अकाउंटिंग करेगा, और एक को बोला कैश तू क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा। ऐसा 3 लोगों में काम का बंटवारा कर दिया, मजा आ गया एकदम। समझ में आएगा आपको? अब इनकी मजाल ये कैश की चोरी करे, बराबर है, इनकी मजाल कैश का अकाउंटिंग गलत हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। भारी है कि नहीं एकदम? बोलो आया ना? तो अब क्या हुआ, जो व्यक्ति कैश कलेक्ट करेगा वो चोरी करेगा क्या? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि दूसरा व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है और तीसरा व्यक्ति उसको डिपॉजिट करने वाला है। तो अगर इधर कम हो गया और मिसमैच हो गया तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो भैया अपन तो चोरी नहीं करेंगे। अकाउंटिंग वाला चोरी करेगा क्या? सवाल ही नहीं, उसके पास कैश ही नहीं है, वो तो सिर्फ बेचारा एंट्री पास कर रहा है। और जो डिपॉजिट करने वाला है वो चोरी करेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको मालूम है उतना कलेक्ट हुआ है, इतना अकाउंट फॉर हुआ है, तो मेरे को बाय डिफॉल्ट मेरे को क्या करना पड़ेगा? इतना जमा करना ही पड़ेगा। तो स्वप्निल सर एकदम रिलैक्स हो गए, भैया बोले क्या कंट्रोल लगाया, मजा ही आ गया, है ना? अब यहां पे उस इंसान को ये जरा भी भनक नहीं थी कि उनके साथ क्या हादसा होने वाला था। अब वो तो कंट्रोल लगा के निश्चिंत हो गए, मैनेजमेंट कंट्रोल लगा के निश्चिंत हो गए, चैन की नींद सो रहे, बोले मजा आ गया, क्या कंट्रोल लगाया मैंने, क्या इन्वेंशन किया है, व्हाट अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट अ मैनेजमेंट।
है कि नहीं? तो बट क्या हुआ, अब ये जो तीन जो महारथी लोग हैं, इन्होंने क्या करा, ये आपस में मिल गए, इन्होंने आपस में हाथ मिला लिया, बोले भाई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मिली जुली सरकार बनाएंगे, समझा, सबका साथ सबका विकास होगा। समझ में आया आप लोगों को? यस। आप बताओ ऐसा अगर हो रहा है तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हो सकती है क्या? मैनेजमेंट का इंटेंशन ये था कि हम कंट्रोल्स लगाएंगे, बोलो हाँ या ना, हम कंट्रोल्स लगाएंगे, बराबर है, और फिर क्या करेंगे, एरर्स एंड फ्रॉड्स होने से बचाएंगे। ऑडिटर मात्र आने का, इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का, वो अपन ने पढ़ा ना, स्टडी एंड असेस अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सो दैट इट इज रिलायबल एंड सफिशिएंट, अपने स्कोप में है ना, अरे है कि नहीं अपने स्कोप में। बट दिक्कत क्या हुई, मैं आएगा, मैं कंट्रोल्स को चेक भी करेगा, बट कंट्रोल्स की गारंटी है क्या? नहीं, वो कंट्रोल का अपना खुद का लिमिटेशन है। कंट्रोल बेचारा बोलेगा मैं क्या करूं, कंट्रोल कुछ कर सकता क्या, बताओ मेरे को? नहीं। अब कंट्रोल लगाया बट कंट्रोल फेल हो गया, कंट्रोल की गलती नहीं, वो लोगों की गलती है, वो समझा क्या बात को? तो इसीलिए आप कितने अच्छे ही कंट्रोल क्यों ना हो, कंट्रोल ये अच्छा था कि नहीं, कंट्रोल अच्छा था कि नहीं, बट फिर भी फेल हो गया, बराबर के नहीं, कंट्रोल अच्छा होने के बावजूद भी कंट्रोल फेल हो गया, एंड दिस रिजल्टेड इनटू व्हाट, द एरर्स और फ्रॉड्स कमिंग अप इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे बोलो बच्चों, यस सर। तो आप इसके वजह से क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, हाँ, तो फिर अपन क्या बोल रहे हैं, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं दे सकता, हाँ ये मैं चेक करेगा, अच्छा खासा चेक करेगा, और ये बोल सकता हूं कि वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बट आई कैन नॉट गिव व्हाट, एब्सोल्यूट एश्योरेंस। अब मजा आएगा आपको। सो आपको यहां पे दो बातों में जो हमारे दो पॉइंट्स थे, क्या वो आपको समझ में आएगा बच्चा? सो क्या क्या समझ में आया आपको कि इधर अपने को कंट्रोल्स की बात करना है, और कंट्रोल्स अपने क्या है उसमें, रेड वर्ड्स पे फोकस कर रहा है, रेड वर्ड्स पे फोकस कर रहा है, आ रहा है अपने को रेड वर्ड्स, है ना, है ना, है ना, हाँ, पढ़ो, वन ऑफ द, चलो बोलो, वन ऑफ द प्रीमाइसिस मतलब ग्राउंड्स, बराबर, बेस फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट is that, do you know that management acknowledges, barabar, its responsibility for preparation of financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework। मतलब ये आपको ऐसा कुछ ध्यान में आता है क्या कि responsible party will prepare subject matter in accordance with the suitable criteria। Criteria is FRF ना, subject matter is financial statements ना, and RP is what, responsible party। बोलो yes or no? तो अपने को ध्यान में रखना है कि जो अपन ने जब सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया था ना, वो थीम था कि जिससे आगे उसी को ध्यान में रखते हुए अपने ऑडिट के स्टेटमेंट्स बनेंगे। So the management मतलब responsible party acknowledges its responsibility for preparation of subject matter in accordance with the criteria। बस उसको हटा के अपने को बस क्या लिखना है, management, क्योंकि responsible party is management, so management acknowledges its responsibility for preparation of financial statements in accordance with the, हाँ बराबर के नहीं, एंड उनका दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मैंने, ऑडिटर लगाएगा क्या कंट्रोल, हमने किसको बोला था, कौन लगाएगा कंट्रोल, अपने स्वप्निल सर बोला था ना, स्वप्निल सर कौन है, मैनेजमेंट है ना, बोलो आया ना, बट हाउएवर, इसीलिए जो हाउएवर लिखा है, बराबर के नहीं, बस बस बेटा जान बाहर निकल आएगी, तो हवा आया है ना, थक गया है, अभी शाम हो गई है ना, अभी कंट्रोल, सो however such controls may not have operated to produce the reliable financial information due to their own limitation।
ओन मतलब इंटरनल कंट्रोल के अपने खुद के लिमिटेशन। तो इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम क्या बोलेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। क्या ये समझ में आया आपको? प्लीज बच्चों को फॉर एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ पहला पॉइंट समाप्त होता है। ठीक है, रीड करना है। क्या हुआ बेटा? गाइस पढ़ना है। ये देखो, पढ़ाई के समय पढ़ाई, जब मैंने बोला पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर क्या हो जाएगा, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर आप मेरे से गुस्सा हो जाएगा, अपन झगड़ा करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। जीआरएन मतलब पता ना, अपन ने कॉस्टिंग में पढ़ा था, गुड्स रिसीव होते हैं, चिंटू रिसीव करता है, बराबर है कि नहीं? उसकी बात हो रही है। वो उन्होंने जीआरएन वाला, इन्वेंट्री वाला, वो कल्यूड, कल्यूड मतलब क्या होता है? कल्यूड या कल्यूजन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। मैंने आपको एक सिंपल कैश वाला एग्जांपल दिया, ये यहां पे किसका एग्जांपल दे रहे? इन्वेंट्री वाला। मतलब इंस्टेड ऑफ कैश हियर इट इज व्हाट? इन्वेंट्री। एक इन्वेंट्री को रिसीव कर रहा है और एक इन्वेंट्री को अकाउंटिंग कर रहा है। समझा क्या बात को? तो अकाउंटिंग करने वाला और इन्वेंट्री रिसीव करने वाला दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल का बैंड बज जाएगा। जैसे अपन ने कैश का एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल ये किसके लिए है? किसके लिए? इन्वेंट। इसीलिए मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दिया, ताकि आपको एक से दो एग्जांपल मिलते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। एग्जाम में जो भी आपको क्लिक हो जाए वो आप लिखेंगे उसको, है ना? यस, इसको बोलते हैं दिस इज द प्रैक्टिकल सिनारियो। प्रैक्टिकल स्टडी ऑडिट का मतलब क्या होता है अब आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल सिनारियोस की ऑन फील्ड क्या स्कैम्स हो सकते हैं, जब आप क्लाइंट प्लेस पे जाओगे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। समझा बात को? कल्यूजन मतलब झगड़ा होता है ना? मे बी। अरे नहीं बे, झगड़ा नहीं, कल्यूजन इकट्ठा होना, कंबाइन। ओके, सो क्या आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आया दोस्तों? तो अगर आपको, हे गाइस कम ऑन, अगर आपको एग्जाम में फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, देखो प्राइमा फेसी, अभी तो हम लोगों ने कुछ भी ना रिवीजन किया ना कुछ भी किया, अभी सिर्फ मैंने बोला, आपने सुना इत्मीनान से, एकदम अच्छे से। अब अगर आप देखो फर्स्ट पॉइंट, हमारा क्वेश्चन क्या था जरा मालिक वो बता दो एक बार। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। बहुत अच्छा बोला आपने। उसमें का फर्स्ट पॉइंट क्या है बोलो? फर्स्ट हेडिंग नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। करेक्ट है एकदम। अब वो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपने को कितने सब पॉइंट्स लिखने हैं? 2। जो हम लोग आनंद सर से झगड़ा कर रहे थे, तो उसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में जो मेन पॉइंट्स थे वो कौन से थे? एक तो जजमेंट बाय, वो जजमेंट बाय मैनेजमेंट में क्या है? सब्जेक्टिविटी, प्लस देयर इज व्हाट? अनसर्टेनिटी। फर्स्ट पॉइंट खत्म है क्या? इतना लिख दोगे, आगे आपको पता है क्या लिखना है कि देयरफॉर ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन व्हाट? एब्सोल्यूट अश्योरेंस। विषय ओवर है क्या? अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है अपने को? बोलो। मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड devising internal controls and the controls have their own limitation। और वो उसका एग्जाम्पल लिख के आना है। भाई फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया ना? आप समझ रहे क्या बात को? यस, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट, अभी आनंद सर जो है, अभी हमने बात करी, सर को बोला भाई क्या सब्जेक्ट है आपका, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, फलाना ढिमकाना। फिर इतना बोला ना भाई को सहन नहीं हुआ। फिर आपको तो पता है अभी आनंद सर एकदम कैसा फुल डेंजर, बोले ज्यादा मत बोल,
मैं बोला क्या प्रॉब्लम, भाला फेंक देगा। बोले क्या, तो मेरे को बोलते हैं तेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तू मेरे सब्जेक्ट की बात मत कर, तेरे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जो ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, ये ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है, मतलब अभी के लिए आप समझो कि हम लोग जो तौर तरीके अपनाते हैं सबूत इकट्ठा करने के लिए, जो एक्टिविटीज अपन करेंगे ना, जैसे लोगों से पूछताछ करना, पूछताछ करके क्या हुआ, सबूत मिला, ऑडिट प्रोसीजर। मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट्स को चेक किया, इसको क्या बोलेंगे, ऑडिट प्रोसीजर। समझ में आएगा आपको? अरे बच्चा, हाँ, तो ये सब लिखते रहना है, आपको पता होना चाहिए, बस मैं याद दिला रहा हूं, जस्ट इन केस इफ यू फॉरगॉट, है ना। इट्स माय जॉब टू टेल यू। या इट्स ओके, ओके, ओके। आनंद सर पूजा मैम के सब्जेक्ट को बदनाम करते हैं और हर्षद सर आनंद सर के सब्जेक्ट को, ये ऐसे ही चलता है रे, है ना, है ना। वो हम लोगों में कंपटीशन चलता है, वो है ना, हेल्दी कंपटीशन है कि कौन किसके सब्जेक्ट को टॉक्सिक ज्यादा बताएगा, ठीक है। चलो, सो अभी आनंद सर, अब आनंद सर की बारी। वो बोले देख भाई, तू मेरे सब्जेक्ट को ज्यादा कोस मत, ज्यादा मेरे सब्जेक्ट को बदनाम मत कर, तो अपने खुद के सब्जेक्ट के बारे में देख, वो उसमें खुद में प्रॉब्लम है। मतलब क्या प्रॉब्लम है सर हमारे सब्जेक्ट में, तो वो बोले कि जिस तरीके से तुम ऑडिट करते हो ना, वो तरीका ही गलत है, उसमें प्रॉब्लम है। वो क्या बोल रहे हैं अभी, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। बोलो बोलो बच्चों, हाँ, तो तुम जिस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो ना, उसमें प्रॉब्लम है। मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो वो बोलते देखो, पहले तो आप समझो, आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो काहे टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मैंने यही बोला ना, एग्जाम्पल वहां पे आपने लिखा क्या, मैं एविडेंस कैसे, इंक्वायरी करूंगा लोगों से पूछताछ करके, लिखो वहां पे एग्जाम्पल, प्रोसीजर का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे आप सबूत इकट्ठा करोगे। मैं क्या करूंगा, इंक्वायरी करूंगा, बराबर है कि नहीं, कि लोगों से पूछूंगा हु इज सपोज टू परफॉर्म, व्हाट इज ही परफॉर्मिंग, ये प्रॉब्लम है, तो इंक्वायरी करूंगा ना, उसको क्या बोलते हैं, पूछताछ। इंक्वायरी मतलब क्या रे, जानकारी व्यक्ति से जानकारी लेना, ज्ञानी व्यक्ति से ज्ञान लेना, सीकिंग नॉलेज फ्रॉम अ नॉलेजेबल पर्सन, इट इज इंक्वायरी। या तो देखूंगा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूं क्या, हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कंट्रोल्स में दिख रहा है कि मिस्टर एक्स शुड डू दी अकाउंटिंग, बट मैं एक्चुअली जाके देखेगा सही में एक्स अकाउंटिंग कर रहा है, वाई अकाउंटिंग कर रहा है, तो समझ में आएगा ना कि कौन सही में काम कर रहा है। तो ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। इंस्पेक्शन, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स को इंस्पेक्ट करने का, रेंट अग्रीमेंट को चेक करके समझेगा ना कि सही में उतना रेंट है या नहीं। तो ये क्या है, प्रोसीजर्स है, जिसके माध्यम से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो आनंद सर क्या बोल रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स तुम परफॉर्म कर रहे हो टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, वर्डिंग समझ में आ रहा है, बराबर, द ऑडिटर कैरीज आउट वर्क टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग सर्टन ऑडिट प्रोसीजर्स, उसमें प्रॉब्लम है। वो क्या बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो बोलते इन प्रोसीजर्स में, वो क्या बोल रहे, इन प्रोसीजर्स में वो क्या बोल रहे, मैंने क्या किया, क्या बोल रहे बेटा, बोलना बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम,
लास्ट ट्राई। थैंक यू थैंक यू। सो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो वो प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हो ना, बस बस बेटा रुलाएगा क्या मेरे को? तो वो जो प्रोसीजर्स जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो स्टोरी बनाना है अपने को, इसीलिए वो सब ऐसा डेकोरेशन कर रहा हूं मैं, है ना। सो दैट अब क्या होगा ना, ये इतने अभी आपको 6 पॉइंट दिखेंगे ना, तो 6 पॉइंट दिख रहे, बट अपने को ऐसा वो उसको समझ गया सीक्वेंस में, तो अपने को सब चीजें ऑटोमेटिकली समझ गई, तो अपने को पता है एग्जाम में लिखना कैसा है, बराबर है कि नहीं। सो क्या कहता है यहां पे कि देयर आर सर्टन व्हाट प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस, मतलब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, उससे एविडेंस आप ऑब्टेन करेंगे, बट फोरम, बट क्या मस्त एसी की ठंडी हवा खा रही, चिल कर रही है, उसमें क्या है, प्रैक्टिकल है और लीगल लिमिटेशन है। समझ में आ रहा है आपको? और इन लीगल लिमिटेशंस और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के वजह से जो ऑडिट एविडेंस हमको ऑब्टेन करना है ना, वो पर्याप्त ऑडिट एविडेंस हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, वो सफिशिएंट एविडेंस हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, जितना अपने को चाहिए उतना एविडेंस हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? नॉट बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, बट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस ऑन द। मेरा बस चले तो मैं तो कर लू पूरा और पूरा एकदम 100% चेकिंग करके मैं सबूत इकट्ठा कर लू, बट भाई मेरे ऊपर क्या है, कुछ प्रैक्टिकल और लीगल लिमिटेशंस है। समझ में आया आपको? जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल ये यहां पे दिया गया है, इसलिए हमने कहा ना ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा इसको बिल्ड करने का। सो ये वाला जो इधर ये फॉर एग्जाम्पल है बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है? नोट्स एकदम मस्त, जब आप ऐसे ये पढ़ने का मन करना चाहिए सर। तो ये एग्जाम्पल किसका है यहां पे? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यस एवरीबॉडी कम ऑन, प्रैक्टिकल लिमिटेशन। अभी क्या है, जैसे पहले एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे यू इमेजिन गोइंग इनटू अ बिग एंटिटी, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट, राइट। और सिंपल लाइक टाटा मोटर्स में अगर आप जाओ तो उसमें देर आर लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इफ यू गो एंड टॉक अबाउट रिलायंस जियो, देर आर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स बराबर उनके नेटवर्क के ऊपर। तो सोचो हर महीने मिलियंस ऑफ बिल्स आर जनरेटेड फॉर 12 months, देयर विल बी एन नंबर ऑफ बिल्स। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप बैंक में जाओ तो देर आर अगेन मिलियंस ऑफ अकाउंट होल्डर्स, बराबर है। तो आप समझने की कोशिश करो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उधर रहो आप, ठीक है ना। बैंक में गए, आईसीआईसीआई बैंक में गए, आईसीआईसीआई बैंक में कितने सारे मिलियंस ऑफ अकाउंट होल्डर्स होंगे कि नहीं, बराबर है कि नहीं? मुझे बताओ, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मेक श्योर जस्ट वन एरिया कि हर एक सेविंग अकाउंट में बराबर से एवरी क्वार्टर एंड पे इंटरेस्ट क्रेडिट जो हुआ है उसका कैलकुलेशन चेक करे करके? कितने सारे अकाउंट होल्डर्स होंगे, उन सब अकाउंट होल्डर्स का इंटरेस्ट, बेटे उसको लेके जाना बाहर। यार तुम समझो मेरी बात को, मैं जब अगर समझा रहा हूं ना, मेरे को ऐसा लगता है डिसरिस्पेक्ट हो रहा मेरा, क्योंकि मैं बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं भाई। मैं सुबह 10:15 से पढ़ाता हूं, बट मैं सेम एनर्जी सेम मोमेंटम से पढ़ा रहा हूं, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू। और ऐसा लग रहा है ना कि नहीं इंटरेस्ट आ रहा, अब बाहर रुको, उससे बातें करो, फिर उसको गोदी में अंदर लेके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम मानते ही नहीं यार। एक की कॉन्सेप्ट से बेटा नुकसान किसका होगा? मेरे को एक बात बता, सीए सही में बनना है या सर ऐसे में पुणे टाइम पास करने के लिए आया हूं, मजा करने के लिए आया हूं? हाँ ध्यान देना भाई, नाराज है क्या तू मेरे से? हाँ आजा चॉकलेट दूं तेरे को? नहीं है मेरे पास। अरे इसने दिया, अरे है मेरे पास भाई, कोई किसी दिया था ना, आप भी मेरे को, किसने तो भी दिया था मेरे को ये।
है ना? कॉफी वाला है, कॉफी वाला नको ना, चुप रहे, सॉरी बोल, कान पकड़ के सॉरी बोल, अब वापस करना, बहुत मारूंगा। चलो ओके, तो हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा, ये एग्जाम्पल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। ये जब समझेगा ना तो आपको रियल में इधर ये टेक्स्ट का मतलब समझेगा, समझा बात को? तो हम लोग बात कर रहे थे कि बैंक में अगर आप जाओगे तो इज इट पॉसिबल कि हर एक अकाउंट होल्डर का एवरेज क्वार्टरली बैलेंस कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो और फिर चेक करो कि वो इंटरेस्ट बराबर है या नहीं है। इज इट पॉसिबल? रिलायंस जियो के केस में इतने सारे मिलियंस ऑफ बिल्स एक महीने में जनरेट होते होंगे, 12 महीने के कितने सारे बिल्स होंगे, क्या हर एक आप बिल चेक कर पाओगे क्या? एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज जस्ट वन ऑफ द एरिया, इट इज नॉट इवन द ऑडिट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, बराबर? कितने सारे, बिकॉज इन आवर स्कोप अपन क्या बोलते हैं, इट कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव टू लिंक एवरी टाइम, कि आपको पहले कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तब अगला कॉन्सेप्ट और क्लियरली समझेगा। सो माय स्कोप इज व्हाट, आई हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। मेरे को सिर्फ बिलिंग चेक नहीं करना है, एंड सिर्फ बिलिंग भी चेक करना होता तो भी पॉसिबल नहीं है, बट अगर मान लो फिर भी करना है तो क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, आई रिसोर्ट टू व्हाट, सैंपलिंग, टेस्ट चेकिंग। मैं 100% चेकिंग नहीं कर सकता हूं, मैं क्या करूंगा, सैंपलिंग करूंगा। आप बताओ, अगर 100 में से, सैंपलिंग मतलब क्या है उसका मतलब समझाता हूं, 100 में से मैं कितने चेक करूंगा, 60%, 50%, 40%, डिपेंड करेगा केस टू केस, उसके लिए स्टैंडर्ड है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट मुझे बताओ, 100 में से अगर मैं 60-70% अगर चेक कर रहा हूं तो क्या मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकता हूं क्या? नहीं। तो आनंद सर ने क्या बोला, तेरे को एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना ना, व्हाई आर यू ब्लेमिंग माय सब्जेक्ट, यू गो एंड यू चेक 100% ना। मैं बोल रहा हूं सर, इट इज प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। फिर बोला आता कसं, समझ में आएगा आपको? तो फर्स्ट प्रैक्टिकल लिमिटेशन समझा गया कि वी कैन नॉट वेरीफाई 100% ऑफ द आइटम्स। समझ में आया आपको? पढ़ो। तो ये प्रैक्टिकल लिमिटेशन है, क्लियर है एकदम? यस। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑडिटर डज नॉट टेस्ट ऑल ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस, उसके ऊपर एरो करके आप लिखेंगे दैट इज ही रिसोर्ट्स टू सैंपलिंग, है ना? क्या लिखेंगे? दैट इज ही डज, सिंपल लिख दो, ही डज सैंपलिंग। वेरी गुड बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। हाँ बेटा, देंगे ना। यहां से आगे ब्रेक के बाद पढ़े, पक्का? बट वो सेम मोमेंटम होना चाहिए, नहीं तो वो लिंक या मोमेंटम ब्रेक हो गया तो मजा नहीं आएगा। ओके, तो सी यू गाइज एट 6:16, है ना? 6:06 हुआ है, 6:16 को मिलेंगे, राइट? 10 मिनट्स।